हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी आधारित ये सेशन। आज का यूनिट है जलवायु। आज का पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी जल व स्थल का वितरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। वायुमंडल में जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी है? वायुमंडल में जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 9 से 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 से 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 9 से 13 किलोमीटर। वायुमंडल में ऋतुओं के अनुसार पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गति की 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली वायुमंडलीय हवाएं 8 से 18 किलोमीटर सौरमंडल की ऊंचाई है। 8 किलोमीटर ध्रुवों पर ऊंचाई है, जबकि 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई है। 50 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई है और 80 किलोमीटर मध्य मंडल की ऊंचाई है। अगला सवाल, शीतकाल में रात्रि में तापमान में अचानक वृद्धि होना क्या दिखाता है? शीतकाल में रात्रि में तापमान में अचानक वृद्धि होना क्या दिखाता है? ऑप्शन ए पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। जब शीतकाल में अचानक रात्रि में तापमान बढ़ने लगता है तो हम ये महसूस करते हैं कि कोई तूफान वगैरह आ रहा है या कोई पश्चिमी चक्रवाती आ रहा है। अगला, अल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में क्या बदलाव आता है? अल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून में क्या बदलाव आता है? ऑप्शन ए सामान्य से ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी सामान्य से कम, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सामान्य से कम हो जाता है। जब अल नीनो का प्रभाव शुरू होता है या अल नीनो हमारे मानसून में अल नीनो का प्रभाव रहता है तो हमारा मानसून सामान्य से कम होता है, लेकिन जब ला नीना का प्रभाव होता है तो हमारा मानसून सामान्य से ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला सवाल, अरब सागर का मानसून कितनी शाखाओं में बंट जाता है? अरब सागर का मानसून कितनी शाखाओं में बंट जाता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उस वक्त मानसून जैसे दक्षिणी भारत में प्रवेश करता है तो वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और उसके बाद में अरब सागर की ये जो मानसून शाखा है वो भी 3 भागों में बढ़ जाती है। पहली शाखा पश्चिम तट के सारे ऊपर उठकर पश्चिमी तट के पश्चिमी क्षेत्र में भारी बारिश करती हैं। दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से प्रवेश करके छोटा नागपुर में वर्षा करती है, जबकि तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप को पार करते हुए अरावली के सहारे सीधे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश करती हैं। अगला प्रश्न, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन डी स्थानीय वायु परिसंचरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी मानसून। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इसके विपरीत दिशा में रहने के कारण वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, लेकिन जब बारिश का या मानसून का प्रवर्तन काल होता है उस वक्त ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुँचता है और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में वहाँ पे बारिश करता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में होती है। अगला सवाल, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है? भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 3/4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1/3। भारत का निम्न बारिश जिसमें
75 सेंटीमीटर तक बारिश 30% क्षेत्र में होती है। मध्यम में 75 से 115 सेंटीमीटर तक की बारिश लगभग 42% क्षेत्र में होती है और 115 से 200 सेंटीमीटर की बारिश लगभग 20% क्षेत्र में होती है, जबकि उच्च 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश केवल 8% क्षेत्रों में होती है। अगला सवाल, दक्षिणी भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? दक्षिणी भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ की दैनिक तापांतर कम होता है। ऑप्शन बी, या वार्षिक तापांतर कम होता है। ऑप्शन सी, या तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है। ऑप्शन डी, या जलवायु विषम पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, या जलवायु विषम पाई जाती है। ये तथ्य एकदम गलत है, तो इसका आंसर ये है ऑप्शन डी। यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है। बिल्कुल, जब दक्षिणी भारत समुद्र के किनारे क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वहाँ का दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है और औसत तापमान वहाँ का उत्तरी भारत से ऊंचा रहता है, क्योंकि उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वहाँ का तापमान बहुत हाई हो जाता है, इसलिए वहाँ का औसत सारा वार्षिक ऊंचा रहता है। अगला सवाल, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब का विकसित हो जाता है। ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान व वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन डी, उत्तरी पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली लू चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है। तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के उत्तरी भाग में तापमान कम हो जाता है और वहाँ का वायुदाब उच्च या हाई वायुदाब हो जाता है। अगला सवाल, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, केरल व तटीय कर्नाटक में। ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी, असम व अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला ये मानसून प्रकार है, जबकि केरल का तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को AWM या लघु शुष्क वाला मानसून प्रदेश कहा गया है और असम व अरुणाचल प्रदेश का ये मानसून DFC के अंतर्गत आता है, जो लघु ग्रीष्म ऋतु तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु के मानसूनी प्रकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत कौन सी गैस नहीं आती है? हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत कौन सी गैस नहीं आती है? ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन बी, ओजोन। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हैं जो हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत नहीं आती, बाकी सब मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी मीथेन या हरित गृह गैस प्रभाव के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।